बिहार में चुनावी जो सत्ता का संग्राम है वो तकरीबन अपनी दहलीज पर पहुंच गया है। उसकी शुरुआत हमको बहुत और आहट जो है वो भी दिखाई दे रही है। रवि त्रिपाठी जी हमको मिल गए। रवि जी, सवाल पहले खूब पूछते थे, आज आपसे पूछे जाएंगे। भाई देखो, पैराशूट लैंडिंग हुई, टिकट मिला। दिल्ली में तो सबको सब कुछ मिलता है, बिहार में काम करने की जरूरत है। टिकट मिलता है, एकदम अंदर का सवाल, कैमरे पर सच बताइएगा, चुनाव लड़ने का खर्चा कैसे निकलेगा? जो ग्रेचुटी का पैसा है वो कहाँ जाएगा? उसी में लगेगा ना। सबसे अच्छा दोस्त कौन, और एक जिससे दोस्ती करनी पड़ेगी वो कौन? कांग्रेस के टॉप से लेकर बॉटम तक सारे लीडर्स मुझे जानते हैं। कांग्रेस को कभी डेंट नहीं किया, मेरी विचारधारा ये थी और सबको पता था। सालों तक आपने ही नेताओं के मुंह से सुना कि लोग बिहार नहीं लौटते, ये मुद्दा है। लोग आने नहीं देते थे क्योंकि क्राइम इतना था, डर था कि कहीं कोई गुंडा आपको मार न दे, कहीं किडनैप ना कर ले। शराब की होम डिलीवरी की बात होती है, ये भी सिस्टमेटिक करप्शन का एक हिस्सा है। इस साल में स्कूल क्यों नहीं ठीक हो पाए? माटी का कर्ज चुकाना है और जाति का भेद मिटाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। पार्टियों में टिकट कैसे मिलता है सर? बाहर से बहुत लोग पूछते हैं। मायावती जी कैसे डिसाइड करती है टिकट, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। जो जीत सकता है उसको टिकट मिलता है। तो वहाँ पे ये है कि उनका फेवरेटिज्म चलता है, लेकिन यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं। जात भी एक बात होती है, मैटर करती है। कास्ट भी फैक्टर होता है, बिल्कुल फैक्टर होता है। टिकट मिलने के बाद ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे खिलाफ प्रचार हल्का रखना। वो कह रहे हैं हम कैंडिडेट हल्का दे सकते हैं, ये भी बात हो रही है। भाजपा से जुड़ना था, बिहार में आना था, तो चुनावी साल से पहले क्यों नहीं? भाजपा ही क्यों? पिताजी भारतीय मजदूर संघ में थे, आरएसएस में फुल टाइमर रहा। 91 से 93 में घर छोड़ के आरएसएस में काम किया है। क्राइम के साथ साथ एजुकेशन, सब चीज ठप था बिहार में। बिहार में चुनावी जो सत्ता का संग्राम है वो तकरीबन अपनी दहलीज पर पहुंच गया है। उसकी शुरुआत हमको बहुत और आहट जो है वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में अलग अलग पार्टी दफ्तरों में हम जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में, विधानसभाओं में हम जा रहे हैं। मेरी ही बिरादरी से और कुछ दिन पहले तक मेरी तरह से दाईं ओर खड़े रवि त्रिपाठी जी हमको मिल गए। रवि जी, सवाल पहले खूब पूछते थे, आज आपसे पूछे जाएंगे। रवि जी पत्रकार रहे और ये स्टोरी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जब भी हम स्टोरी करने आते हैं तो हमको दो समस्याएं मिलती हैं। लोग यहाँ से पलायन करते हैं, लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं। आप दोनों को खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप दिल्ली में थे, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, आप बिहार आ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं और एक राजनीतिक दल के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं। क्यों आप बिहार वापस आना चाहते हैं, जबकि सालों तक आपने ही नेताओं के मुंह से सुना कि लोग बिहार नहीं लौटते, ये मुद्दा है? नहीं, देखिए, यही सबसे बड़ी बात है और यही विकास का परिचायक है कि जो आपने कहा ना कि लोग पलायन यहाँ से करके जाते हैं और अब वहां से लोग वापस आना चाह रहे हैं और इस तरह का माहौल बना है। वरना परिवार के लोग भी नहीं आने देते आपको। याद कीजिए, अगर जिस तरह का दौर था जंगल राज का, गुंडागर्दी का, एक तरह से कहा जाए फिरौती का, बाहुबलियों का जो दौर था, उसमें कोई नहीं आने देता। मैं आपसे अभी चर्चा ही कर रहा था कि उस समय छुट्टियों में कॉलेज पढ़ने हम लोग गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी 93 गया था। तो जो कॉलेज की छुट्टियां होती हैं जून जुलाई महीने में, तो उसमें हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि वहीं 1-1.5 महीना रह जाओ, क्या दिक्कत है, जब 9 महीना रह लिए, 10 महीना, तो 1-1.5 महीना में क्या जाता है। ये डर था, लोग आने नहीं देते थे क्योंकि क्राइम इतना था, डर था कि कहीं कोई गुंडा आपको मार न दे, कहीं किडनैप ना कर ले, ये डर होता था। अब वो डर खत्म हो गया है। बिहार में सड़कें, आप चले होंगे तो सड़कें देखा होगा, डेवलपमेंट है, सड़कें बन रही हैं बिहार में। आपको वो दिखेगा, बिजली 24 आवर कई जगह मिलेगा, कम से कम 22 से 23 घंटा गांव में बिजली है। गांव कह रहा हूं मैं, गांव इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा कि जो लड़के कोरोना के दौरान यहाँ आए वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, आईटी सेक्टर के बच्चे, वो गांव में रह के काम कर रहे हैं, वो बेंगलोर नहीं जाना चाह रहे हैं, यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्या तो ये वजह है कि मतलब वापसी का, कि ऐसा माहौल बन गया है। मैं कह रहा हूँ बार बार कि बिहार रनवे की तरह तैयार हो चुका है, बिहार उड़ना है, अगला दौर बिहार का है। वापसी राजनीतिक की क्यों होनी चाहिए थी? मतलब मैं वापस बोल रहा हूँ कि शायद मेरी स्टोरी का पैक भी यही है कि एक पत्रकार जो नेता बनना चाहता है, या नेता तो बन गया, एक पत्रकार जो नेता बन गया, पत्रकारिता छोड़ी, नेतागिरी की, फिक्स सैलरी छोड़ी, एक संभावनाओं के दृष्टिकोण वाले कुएं में आप आए हैं। आशंका भी हो सकती है, परिवार के कुछ करीबी मित्रों को आशंका भी हो सकती है समाज के विपरीत, तो यही क्यों? समाज सेवा के या बिहार लौटने के कई माध्यम हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, मैं आपसे भी चर्चा कर रहा था। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा 98 में, उस समय प्याज वाला मुद्दा था बहुत बड़ा, आपको याद कीजिए। 96 सरकार गई थी। 96 में दयाल सिंह कॉलेज का मैं पहला बिहारी और पहला एबीवीपी का प्रेसिडेंट था, क्योंकि वो कीड़ा था अंदर मन में कि लोगों की सहायता करनी है। और अपने कॉलेज में इतना काम किया था, मैंने इतना काम किया था कि उस साल मुझे 72 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे बेस्ट यूनियन का अवार्ड मिला और मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला था। और रेखा गुप्ता के साथ वो तस्वीर भी मेरी है कि हम दोनों साथ खड़े हैं, वीसी अवार्ड दे रहे हैं। तो काम करने का शौक था और जो भी फंड था, मुझे आज भी याद है, कॉलेज का प्रिंसिपल ने पूछा कि रवि क्या करना है, टूर पे जाना है, पिकनिक जाना है, क्या करना है? मैंने कहा सर लाइब्रेरी में लगाइए। और वो लाइब्रेरी आज बन के तैयार है, 4 मंजिल की दयाल सिंह कॉलेज में आप जाएंगे तो आज भी वहाँ के स्टाफ मुझे याद करते हैं। तो काम करने का शौक था, पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में काम किया, अब मन किया कि चूंकि जीवन एक ही है,
जीवन तो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो एक ही जीवन है, तो इसमें कुछ अच्छा किया जाए। और दिल्ली में तो सबको सब कुछ मिलता है, बिहार में काम करने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि सब कुछ बेसिक चीजें हैं, और उसमें थोड़ा सा मेहनत किया जाएगा तो बिहार पुश कर जाएगा, बिहार मतलब फ्लाइट मोड में चला जाएगा, और बिहार उड़ने वाला है। अगला 10, 15, 20 साल बिहार का आने वाला है देश में, ध्यान रखिएगा। तो उस लिहाज से मैं आया हूँ कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। गाँव में एक मन में प्लान है मेरे, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और स्पोर्ट्स, 3 चीज पर मैं फोकस कर रहा हूँ। इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप जाएंगे गांव में तो सरकार से सब पैसा जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, लेकिन वहाँ बढ़िया से कई बार इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी भी गलती होती है, कोई कुछ अच्छे लोग, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के भी अपने लूपहोल होते हैं। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे काम पूरा नहीं हो पाता है। तो उन चीजों को जाके प्राइमरी हॉस्पिटल को कैसे ठीक करना है, कैसे प्राइमरी एजुकेशन ठीक होता है कि बिहार को मतलब बुद्धि, आप बिहारी को देखिएगा सब लोग कहेंगे दिल्ली में यार गरीब, आज के चिन्ह भी वो बोधगया का वृक्ष है, वही जो बोधि का प्रतीक है। बिल्कुल, मतलब मैं तो कहता हूँ कि बुद्ध को यहाँ से ज्ञान मिला, गांधी को उसी चंपारण से नाम मिला, और वही बिहार बदनाम है। आखिर क्यों? ठीक बात। ये मन में रहता है ना कसक कि भाई इतने बुद्धिमान लोग, चाणक्य इसी धरती के हैं जहाँ आप खड़े हैं। चाणक्य को ही सबसे बड़ा आज की डेट में उनसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर तो नहीं हुआ ठीक बात हिंदुस्तान की राजनीति में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए तो पूरी आपने और मैंने अपनी कितनी ही लाइव में हर उस नेता को जिसने कमाल कर दिया चाणक्य से ही उसकी तुलना और चाणक्य इसी जगह क्या जहाँ आप खड़े हैं, यही पाटलिपुत्र की धरती है। मैं जाऊंगा, मैं वहां से भी मुझे कुछ कार्यक्रम शुरू करना है कि चाणक्य को लोग भूल गए, चंद्रगुप्त को लोग भूल जाते हैं, अशोक को लोग भूल जाते हैं। मतलब उनको याद दिलाना है कि आपकी ख्याति क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हो, उसको कैसे भूल गए, उसको आगे बढ़ाओ। और वो दूसरी नहीं, जो जातीय राजनीति होती है उसमें क्या मिश्रण था, एक तरफ चाणक्य एक तरफ चंद्रगुप्त। आज आप बात कर रहे हैं जातीय राजनीति, उसमें ये जो विभाजित है तब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या कॉम्बिनेशन था। एक ब्राह्मण ने एक ओबीसी को लीडर बनाया, और बना के कितना बड़ा आदमी बनाया। तो ये कॉम्बिनेशन बिहार का पुराना कॉम्बिनेशन है, उसी दौर पे लौटना है। मैंने कहा कि माटी का कर्ज चुकाना है और जाति का भेद मिटाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। कई सारे नारे जो मैं अपने मन से कर रहा हूँ, पार्टी का नहीं है, ये मेरा मन का हो सकता है, पार्टी को उसको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैंने इस तरह किया है कि माटी का कर्ज मतलब जो भी बाहर है। एक आपसे चर्चा कर रहा था कि अपनी इच्छा है कि जो भी लोग बिहार के मैक्सिमम लोग पलायन करके गए हैं, कुछ लोग दिल्ली में है, कुछ मुंबई में है, कुछ बेंगलोर में है, अमेरिका में है। मैं अमेरिका का एग्जांपल आपको दिया कि एक शख्स हमारे जानकार थे, वो भी आए थे। आप लोगों को कनेक्ट अच्छे से कर रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कन्विंस करना। एक कैटलिस्ट का काम होता है ना, देखिए हमारा काम कैटलिस्ट का होता है, पॉलिटिकल मिडलमैन है एक तरीके से। पॉलिटिशियन का काम यही होता है कि सरकार और जनता के बीच में कैसे, मतलब जो अफसर्स होते हैं उनसे कैसे काम कराना है जानना चाहिए, और जनता के मुद्दे आपको समझ में आने चाहिए। तो अपने आप को समझ है कि जनता के मुद्दे, क्योंकि इतने दिन से पत्रकारिता करते हुए यही देखा है, तो एक पत्रकार बेहतर नेता हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जानता है कि काम की समस्या को कैसे लाना है और उसका समाधान कैसे करना है। इस लिहाज से मैं इस फील्ड में आया। पर रवि जी, कई इस वीडियो को ना कई लोग देखेंगे, मेरे कई दोस्त भी देखेंगे, जो मुझे काम करते देख रहे हैं वो भी देखेंगे। पत्रकारिता के आप मेरे सीनियर हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं अपने उस धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाना भी चाहता हूँ। नो इजी क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है, उसको भी लागू रखें। वो ये कि 2 चीजें जो मैं जानना चाहता हूँ, एक आप पत्रकारिता में रहे, कई बार आपने ही और हमने भी अपनी कई स्टोरी में इस बात पर सवाल उठाते हैं कि एक पार्टी में एक शख्स आता है, फिर वो पैराशूट लैंडिंग, क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, लोग इस तरीके से कहेंगे आपको टिकट अगर मिलता है उस दावेदारी में, उस रेस में आप हैं, कि चुनावी साल में आप आए। और कई बार ऐसे स्टोरीज आपने खुद बनाई है, आप लोगों को देखकर हमने भी बनाई है और हमने भी बनाई है। क्या ये इस सवाल का जवाब क्या होता है कि नहीं हम चुनावी साल में ही क्यों आए, भाजपा से जुड़ना था, बिहार में आना था, तो चुनावी साल से पहले क्यों नहीं? और दूसरा इसी का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि भाजपा ही क्यों? नहीं, चूंकि मैंने कहा ना कि मेरा एक बैकग्राउंड है और मैं संघ में फुल टाइमर रहा हूँ, तो भाजपा का कनेक्ट तो है। मेरा कनेक्शन है, अपने पिताजी भारतीय मजदूर संघ में थे, मैं आरएसएस में जुड़ा 89 में, उसके बाद मैं आरएसएस में फुल टाइमर रहा। 91 से 93 में घर छोड़ के आरएसएस का काम किया है, जिस समय मंदिर का आंदोलन इतना पीक पे था। वो एक बड़ी अच्छी कहानी आप बताते हैं जो अभी आप मिस कर रहे हैं कि 2 साल आरएसएस इसलिए हो पाए क्योंकि 2 साल पढ़ाई नहीं हो पाई। देख, मैं कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने किसी से जिक्र किया कि मेरे पिताजी से जब प्रचारकों ने बात किया कि इसको घर छोड़ के काम करना चाहता है, तो बोले पढ़ाई इसकी बंद नहीं हुई, पढ़ाई चलती रहेगी, साथ साथ ये संघ का काम भी करेगा। तो मेरा एडमिशन हुआ बीएसके कॉलेज मैथन में, निरसा में, मुझे ब्लॉक का काम दिया गया, फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग हुई थी 91 में, और मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं एडमिशन लेके वहाँ पढ़ने लगा, पढ़ाई भी चल रही थी और साथ संघ का काम चल रहा था। 92 में मैंने 2 वर्ष किया आरएसएस का, सेकेंड ईयर ट्रेनिंग जो होता है वो किया। 92 में जब मेरे जन्म की पैदाइश है। हाँ, 92 पैदाइश का साल है। हाँ, मतलब 2 वर्ष किया। 93 में बैन लग गया आरएसएस पे,
बाबरी विध्वंस के बाद से। तो पिताजी ने फिर प्रचारकों से बात की, यहाँ एग्जाम ही नहीं हो रहा था, तो पिताजी ने कहा कि यार भाई आपका फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकंड ईयर भी हो जाएगा, आप थर्ड ईयर भी करा लीजिएगा, लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई तो बंद है ना, फर्स्ट ईयर हुआ अभी तक ना सेकंड ईयर हुआ, तो इसको दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं दिल्ली इसलिए गया, वो जो पहला एजुकेशन सिस्टम कितना ठप था समझ लीजिए, क्राइम के साथ साथ एजुकेशन सब चीज ठप था बिहार में, और अब सब चीज रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। जो नारा है बीजेपी का, ये रफ्तार पकड़ चुका है बिहार इसीलिए है कि अब रफ्तार पकड़ लिया बिहार को बस रफ्तार पकड़ते उड़ जाना है, रनवे। पर जो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि चुनावी साल में ही क्यों ये तय किया कि मुझे भाजपा को आधिकारिक रूप से अब दोबारा ज्वाइन करना है, जिसके मूल विचारों से आप जुड़े रहे हैं? मैंने जीवन का एक लक्ष्य रखा था कि जो काम करना है ईमानदारी से करना है, पत्रकारिता को भी 24 साल मैंने दिया। तो मैंने ये तय किया था कि 50 साल के बाद मैं 50 प्लस, इसी पिछले अक्टूबर में मैंने 50 साल पूरे किए, और तब से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पार्टी में किस भूमिका में जाऊं। तो अब मुझे आने के लिए कहा गया, तो पार्टी कहेगी तभी से आपको आना है। और बिहार में मेरा इंटरेस्ट था कि बिहार का रहने वाला हूँ, गोविंदगंज मेरा घर है जहाँ मैं पैदा हुआ, अभी माँ मेरे साथ आई है, मैं लिखा था कि माँ माटी और मोतिहारी, तो माँ अभी छोड़ के नहीं जा रही, कह रही मैं कहा दिल्ली चले जाओ, वहाँ तुमको दिक्कत हो गई, परेशानी होगी मेरी वजह से, तो कह रही मैं भी गाँव में रहूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने पैदा किया मुझे। तो मैं आज इमोशनल है कि मैं गांव में माँ है, मैं यहाँ हूँ, परिवार आता मेरा दिल्ली में, तो मेरे लिए संकट है सबको मैनेज करना। बावजूद उसके मेरे मन में है कि कुछ काम किया जाए, कुछ नया किया जाए, मतलब ट्रेडिशनल वे से हट के कुछ नया किया जाए, और वही जरूरत है बिहार को आज के डेट में, और इसीलिए चुनावी साल में आया। और चुनाव में राजनीति में टिकट तो पार्टी तय करेगी, हमको नहीं तय करना है। मैं चाहता हूँ टिकट मिले ना मिले, अगला 25 साल, मैंने 20 से 25 साल में पढ़ाई लिखाई बचपन जो चला 25 से एक तरह से 50 साल में पत्रकारिता किया, 24 साल, और अब अगला 25 साल में राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में रहने वाला हूँ। जो भूमिका पार्टी देगी, जो जनता देगी, उसको सर माथे पे रखकर आगे बढ़ता रहूंगा। हम सभी के शरीर में खून के तरीके से 9 रस प्रवाहित होते हैं। बिल्कुल। एक उसमें से होता है ईर्ष्या का या निंदा का रस, जो दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए जिम्मेदारियां मिलती हैं, पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिली हुई है, वो चुनावी जिम्मेदारी अगर मिलती है, आसपास हो सकता है कि इस तरीके की आवाजें आए कि भाई देखो पैराशूट लैंडिंग हुई, टिकट मिला। उन संगी साथियों को, क्योंकि पार्टी के ही लोग होंगे, उन संगी साथियों को, ऐसी स्टोरी आपने भी की है, ऐसी मुखालफत दिखती है? बिल्कुल दिखती है। उनको कैसे कन्विंस, या उनके लिए क्या आपके पास जवाब है, वो क्या होगा? नहीं, जवाब यही है कि मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं पैराशूट नहीं हूँ, मैं तो सीधा मेरा संगठन से नाता रहा है, परिवार का एक नाता है। और वहाँ पे ग्राउंड पे भी जाइएगा तो एक ब्लॉक में मेरे चाचा ब्लॉक प्रमुख रहे, छोटा भाई ब्लॉक प्रमुख है, अरेराज नगर निगम का चेयरमैन जो वो मामा है, और मैं कनेक्ट परिवार जुड़ा। हाँ, परिवार जुड़ा, मैं भी कनेक्ट रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली में लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपने बच्चे का बर्थडे कहाँ मनाते हैं? पहला किसी 5 स्टार होटल में मनाएंगे। बिल्कुल। मैंने अपने बच्चे का पहला बर्थडे, पहला जन्मदिन गाँव में मनाया, वहीं चलना सीखा उसने, उसी मिट्टी में पहला 1 साल आपने जमीन नहीं छोड़ी? हाँ, जमीन नहीं छोड़ी, मैं तो बच्चे का जनेऊ वहीं से किया, पूरा धूमधाम से कार्यक्रम किया, और अपना भी 50वां जन्मदिन मैंने गांव में मनाया, मैंने शहर में नहीं मनाया। पूछिए, कई दोस्त हमारे नाराज होते हैं कि तुम दिल्ली में रहते हो, मैंने कहा मैं पैदा तो वहां हूं ना, मेरा कर्ज तो वहां के लिए, तो मैं अपने आप को कनेक्ट रखा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अपने कार्यकर्ता है, सबसे जाकर हाथ जोड़ के बात ही तो करनी है, प्रेम से बतियाना है, सारे समाधान निकल जाते हैं संकट। ढेर सारे नेताओं से दोस्ती है पत्रकारिता के कारण, कई बार कई लोग स्टोरी से दुखी भी होते हैं। सबसे अच्छा दोस्त कौन, और एक जिससे दोस्ती करनी पड़ेगी वो कौन? नहीं, दोस्त तो देखिए पार्टी है सबसे बढ़िया। राजनीति में दूसरे तरफ मैंने कांग्रेस कवर किया 17-18 साल, तो कांग्रेस के टॉप से लेकर बॉटम तक सारे लीडर्स मुझे जानते हैं, टिकट मिलने के बाद शुभकामना दे रहे हैं। तो टिकट मिलने के बाद ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे खिलाफ प्रचार हल्का रखना। ना, वो कह रहे हैं हम कैंडिडेट हल्का दे सकते हैं, ये भी बात हो रही है। इतना तय हो गया? मतलब कुछ हंसी मजाक में जो बात होती है, तो कई लोग कहते हैं यार मैं इतना फेवर कर सकता हूँ कि कैंडिडेट थोड़ा कमजोर तुम्हारे खिलाफ दे सकते हैं, तो इस तरह की बातें, क्योंकि एक संबंध रहा है, आरजेडी के लोगों से भी संबंध रहा है, इसलिए तो मैंने पूछा, तमाम पार्टियों से संबंध रहा है, तो सबसे एक अच्छे गुडविल में मैं निकला हूँ, सबको नमस्ते करते हुए। वैचारिक लड़ाई है, कोई पर्सनल लड़ाई तो किसी से है नहीं, वैचार के तौर पे जहां होगा लड़ूंगा। सवाल भी पूछते तो वही होता है, छोड़ूंगा हम सवाल दुश्मनी के लिए नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैंने कांग्रेस को कभी डेंट नहीं किया, मेरी विचारधारा ये थी, सबको पता था। लेकिन राहुल गांधी से वो सवाल पूछा था जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल बैठे थे, अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे थे, और अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने कहा अडानी जो है इससे नाता, इतना इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा दोनों का नाता अडानी से है, इन लोगों को क्यों नहीं आप कह रहे हैं कि नाता तोड़े, फिर तो आप दूसरों को कहिए। तो ऐसे सवाल तीखे मैं करता रहा हूँ कांग्रेस से, इसके बावजूद कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ ऐसा कोई जानबूझ के मैं टारगेटेड स्टोरी। अब इससे वापस मैं क्विक राउंड से हट गया, क्योंकि बिहार में घूम रहा हूँ, और ये मेरा तीसरा बिहार दौरा है चुनाव को लेकर, तीसरी बार मैं बिहार आया। कई चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन कई कमी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। सिस्टमैटिक करप्शन की बात होती है, शराब की होम डिलीवरी की बात होती है, ये भी सिस्टमैटिक करप्शन का एक हिस्सा है। ये लूप होल दिखते हैं। जिस स्कूल को आप ठीक करने की बात बोल रहे हैं, सवाल ये भी होता है कि 20 साल में स्कूल क्यों नहीं ठीक हो पाए? इंडस्ट्री एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है, ठीक है, आप रोड बिजली पानी पर काम कर रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं?
जब ब्यूरोक्रेटिक करप्शन और ये तमाम चीजें देखते हैं, क्या इस पर उतने हार्ड हिटिंग सवाल विद इन पार्टी में आकर वो कर सकते हैं जो एक जर्नलिस्ट बाहर रहकर कर सकता? बिहार की मदद वो भी होती है उन स्टोरीज से? देखिए, सवाल से ज्यादा होता है सुधार करना। आपको जमीन पे चीजें दिखनी चाहिए। तो हमारे जो भी संबंध है, मैंने कहा ना कई ब्यूरोक्रेट से हमारे अच्छे संबंध है। कल भी मैं बैठा कुछ लोगों के साथ जाके सीनियर से, पर कुछ कमियां हैं ये तो आप मानेंगे ना? नहीं, कुछ रूम ऑफ कमियां इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, तो अभी है ना, बिल्कुल है ना। मैंने कहा ना कि इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए। आप कह रहे हो रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, तो रफ्तार पकड़ने में जो जो बैरियर्स होंगे, जो ब्रेकर्स होंगे, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। सुझाव हम जैसे लोग, आप जैसे लोग पत्रकार सुझाव देंगे कि भाई ये होना चाहिए, यहाँ कमियां हैं, तो कमियों को लेकर दुरुस्त करना यही तो मेन काम है। कहते हैं निंदक नीरे राखी, आंगन कोठरी छवा है। तो पत्रकार से बढ़िया निंदक कौन होगा? शब्दों में तो आपसे वैसे भी नहीं जीत पाएंगे। एक और वो वापस क्विक वाला सवाल, टिकट मिलता है, एकदम अंदर का सवाल, कैमरे पर सच बताइएगा, चुनाव लड़ने का खर्चा कैसे निकलेगा? नहीं, देखिए, पार्टी खर्चा देती है। कोई चुनाव व्यक्तिगत नहीं लड़ता है, आप जानते हैं। पार्टी देती है और दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं आपके, जो आपके साथ खड़े होते हैं। तो इतनी कमाई तो की है मैंने। सर बाहर जब निकलते हैं, एक वोटिंग का रेट हम लोग भी पता करते हैं। सब पार्टी इतनी सक्षम है। पार्टी जब आपको कैंडिडेट बनाती है तो पार्टी चुनाव लड़ाती है। और उसके अलावा कुछ चीजें आपको अपने, हमने भी कुछ कमाई की है, हमारे पास अपना भी कमाई है, हमारे पास जो भी आएगा, मैंने कहा है कि अभी इसके जो अपना जो ग्रेचुटी का पैसा है वो कहाँ जाएगा? उसी में लगेगा ना जी। पहला खर्चा तो हमको करना है। जब आपने ये बोला तो घर पर होम मिनिस्ट्री जो होती है, जो आपकी पत्नी है, उन्होंने नहीं बोला कि अगर पूरा पैसा आप चुनाव में ही फूंक दीजिएगा, राजनीति में फूंक दीजिएगा, तो इतने सालों तक परिवार के लिए जो जोड़ा, वो वाला जो नारा होता है, उसका क्या होगा? नहीं, तो परिवार के लिए सक्षम है। पत्नी जो उतना जॉब करती है, कमाती है, उनसे पूछ लिया कि मेरे पैसे से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने बिल्कुल हामी भरी। पहली अनुमति किससे ली? मैडम से ही ली, पत्नी से ली। पहले सबसे माँ से बात की मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि माँ को एक कष्ट होगा, क्योंकि माँ की वजह से ही मैं राजनीति छोड़ के पत्रकारिता में आया। तो उसमें घर की जरूरत थी। पिताजी हमारे भारतीय मजदूर संघ में थे और इतने कड़क आदमी थे कि कहते थे ईमानदारी मतलब रवि ये नहीं है कि खुद ईमानदार होना, ईमानदारी मतलब होता है कि बेईमानों को जेल तक डालना। तो इस वजह से हर 3-4 साल पे वो सस्पेंड डिसमिस हो जाते थे, किसी की पिटाई कर देते थे, जो इंजीनियर होते थे, जो करप्ट होते थे। तो हमसे एक्स्ट्रा थे। हम कह रहे हैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, तो ईमानदारी में जो बेईमान होता था उसको पिटाई भी करना, उसको जेल भी डालना है। तो खूब लड़ते रहे। तो इस वजह से हर 3-4 साल पे सस्पेंड हो जाए, डिसमिस हो जाए। तो जिस साल में यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ा था 98-99 में, हमारी बहन के घर में शादी हुई, तो घर पूरा खाली हो गया जो पैसा था। बहन की शादी में जानते हैं। तो उसके बाद घर की स्थिति खराब हुई, तुरंत पापा हमारे सस्पेंड हो गए, डिसमिस हो गए किसी वजह से। तो माँ ने कहा कि थोड़ा सा घर के लिए जरूरत है रवि, थोड़ा सा नौकरी पर जाना पड़ेगा, कोशिश करो कि थोड़ा सा घर को सपोर्ट मिल जाए। तो उस वजह से मैं राजनीति से दूर आकर, तो सबसे पहले माँ को ही मैंने बताया कि माँ थोड़ा कष्ट हुई तारो, कहीं हम सोचा था नहीं अपना मन के काम करके, जीवन एक एक बटे, ये सब हम सबको बोलते हैं जीवन एक ही है, और हम मेरा मन है काम करने का, और नहीं करूंगा तो मुझे मलाल रहेगा, ये काम नहीं कर पाया। तो 50 कर लिए पूरे। अब मैं आगे चाहता हूँ कि थोड़ा सा सामाजिक काम करूँ। तो माँ को समझाया, फिर पत्नी को ये बताया कि मैं, मेरी इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, आपका समर्थन है ना? तो जैसे 7 फेरे लेते हुए जो समर्थन वाली बात होती है कि सारे चीज पूछ के करना है, तो वो मैंने फर्ज निभाया है कि उनसे पूछा, और वो मेरे साथ हैं। तो कहीं से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरे इस इस फैसले से। तो इस वजह से काम और आसान हो जाता है कि आपको पता है कि वहाँ दुखी नहीं हो, खुश हैं। माँ हमारी सेटिस्फाइड है। मैंने कहा नहीं, माँ गांव में है, मैं पटना में हूँ, परिवार मेरा दिल्ली में है, ठीक है। और आप बीच में उस पेंडुलम की घड़ी की तरह सबको तालमेल बनाना भी और जनता के लिए काम भी करना है। ये सोचा कि यहीं रह के काम करना है। बस अगला 25 साल मेरा बिहार का है और कहीं नहीं जाना है मुझे, जो जिम्मेवारी लेकर करता रहूं। एक आखिरी 2 सवाल है। एक ये बताइए, पार्टियों में टिकट कैसे मिलता है सर? बाहर से बहुत लोग पूछते हैं, कोई बोलता है एक जगह तय होता है, कोई बोलता है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई बोलता है पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास तो नाम आ जाता है। हर पार्टी को आपने कवर किया है। नहीं, बिल्कुल। पार्टी में टिकट कैसे? नहीं, पार्टी का सिस्टम होता है हर पार्टी का। देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। अब कुछ जो व्यक्तिवादी पार्टी है उनका, मैंने कहा ना कि आपको, चाहे मायावती जी कैसे डिसाइड करती है टिकट, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। मुलायम सिंह के यहाँ टिकट कैसे डिसाइड होता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन जो नेशनल पार्टी है उनका एक रूल होता है, एक नियम होता है कि भाई पहले आपको ब्लॉक लेवल से नाम आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नाम आएंगे, फिर स्टेट में नाम आएगा, फिर स्टेट से क्लियरेंस होगा, स्टेट से क्लियर होकर फिर सेंटर में नाम जाता है। फिर जो CEC होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, वो देखती है, कई सारे सर्वे के रिपोर्ट्स आते हैं उनके पास, 4, 5, 10 जो भी सर्वे कराए जाते हैं, उसमें जो नाम झलकता है, पार्टी को लगती है जो विनेबिलिटी वाली फैक्टर, देखिए पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, जो जीत सकता है उसको टिकट मिलता है। तो उसमें कहीं कमियां हमारे संगठन में नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। बाकी जगह होता है कि भाई राहुल गांधी का कोई फेवरेट है तो उनको टिकट मिल सकता है, सोनिया गांधी का कोई फेवरेट है तो टिकट मिल सकता है। एक कहानी भी सुनाऊंगा कि राहुल गांधी के एक मीटिंग में थे CEC में। अब सोनिया गांधी का वो आदमी फेवरेट था, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, उसके अलावा दूसरा दावेदार मजबूत था। तो राहुल गांधी ने टोका उस मीटिंग में कि मम्मी ये तो आपका फेवरेट है इसलिए उसको टिकट मिल रहा है। तो वहां पे ये है कि उनका फेवरेटिज्म चलता है, लेकिन यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं है।
मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम्म। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बन सकते हैं, तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर देखिए किसी बड़े परिवार से नहीं आते, सब एक सिंपल परिवार से आते हैं। कोई भी कार्यकर्ता, मोहन यादव हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे आपके यहाँ मुख्यमंत्री बोले, सबका बैकग्राउंड आप देख लीजिए। कोई ऐसा नहीं किसी बड़े परिवार से आया उसको तुरंत बैठा कई तो दिया। फर्स्ट टाइम। हाँ, तो एक सिस्टम के तहत होता है। बीजेपी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कैंडिडेट तय होते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। उसको पार्टी उनका पूरा ख्याल रखती है। व्यक्तिगत तौर पे आपको भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि चुनाव आपको जीतना है। पार्टी भी जीतती है। समीकरणों का ध्यान आप रखिए जमीन पर, पार्टी आपकी उन समीकरणों को बनाए रखने की वजह से पार्टी आपको टिकट देती है कि समीकरण में आप कैसे फिट बैठते हैं और आप पार्टी को चुनाव जिता के लाएंगे, इसलिए भी पार्टी आपको। जिसमें जात भी एक बात होती है, मैटर करती है। कास्ट भी फैक्टर होता है, बिल्कुल फैक्टर होता है, बिल्कुल कास्ट फैक्टर। क्योंकि बिहार में मैं जितना घूमा एक सच्चाई है। एक आखिरी सवाल सर जो मैं पूछना चाह रहा था, मैं इस ओर खड़ा हूँ, पत्रकारिता अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण पेशा है, उसमें निष्पक्ष रहने की उम्मीदें, हर स्टोरी पर सवाल, हर तरीके से आलोचना। आपने मुझसे ज्यादा साल जेली होंगे, हम अभी जेल रहे हैं, और वही वाली बात, आप उसमें जितने ईमानदार हैं उतने आप सवालों के घेरे में हैं। उसके बाद जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो आपके उस 24 साल की पत्रकारिता पर कई लोग सवाल उठाएंगे। आप उनको ट्रोल कह लें, विपक्षी कह लें, कुछ कह लें, वो उठाते होंगे। दूसरा, राजनीति दूर से अच्छी है, ये कई युवाओं से जब हम बात करते हैं तो पहला बयान होता है, फिर राजनीति पर ही जाना है। इन दोनों सवालों के जवाब क्या है? एक, जो 24 साल के कामकाज पर चैलेंज आपको भी लगता है शायद मिलना शुरू हो रहा होगा कि संबंध थे, ये थे, या देखो वो जो निज़ामी उन्होंने उस पार्टी के लिए ही किया। और दूसरा ये, हर कोई बोलता है कि फार अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, वो क्यों? मतलब खासतौर पर युवा। हाँ, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। क्या है कि राजनीति का जो ढंग रहा है, जिस तरह से राजनीति में आने से क्राइम, आपने देखा होगा बिहार हो चाहे यूपी हो, बड़े बड़े क्रिमिनल्स ऐसे थे जिसकी वजह से लोग उससे दूर भागते हैं। अपने बच्चे को कोई नहीं जाने देगा, आप भी अपने बच्चे को नहीं जाने दीजिएगा। कहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोस वाले घर में हो, हमारे घर में ना हो। तो भगत सिंह, एक तो डर और भी, जैसे मैं जिन राज्यों से आता हूँ, लोगों को लगता है कि राजनीति बहुत खर्चीला है, राजनीति में काम ही आखिरी पैमाना नहीं है टिकट मिलने का। कई बार लोग हर जगह मीडिया में नहीं है। बिल्कुल आप तो काम कर रहे हैं, तो ये हर जगह होता है। लेकिन अब नए लोगों को आना चाहिए राजनीति में, और उसके लिए एक जो बेसिक चीज बनना चाहिए। मोदी जी बार बार अपील कर रहे हैं ना जी, वो लाल किले से भी कहे कि अपील कर रहे हैं। ये अपील कौन करता है? राहुल गांधी सुना आपने करते हुए, कभी मुलायम सिंह से सुना आपने करते हुए, कभी मायावती से सुना आपने करते हुए। तो मोदी जी चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिले, नए युवा है। जैसे आपको सुनकर अगर मान लीजिए कोई है जो सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, मैं अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए काम करना चाहता हूँ, कैसे? आप सोचिए ना, एग्जाम्पल पेश किया जाता है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं। और आपको बताऊंगा कि बंगाल चुनाव में एक बावरी फैमिली थी, उसको मनरेगा मजदूर को चुनाव लड़ा दिया। और मैं स्टोरी कवर करने गया था, जीती, और उसने करोड़पति, हमारे यहाँ वो विधायक बने, वो ईश्वर नाम उनका है, और वो पहली बार के विधायक जिन पर सबसे ज्यादा तालियां बजी। उनके बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई। ये एक्सपेरिमेंट भी बीजेपी ही करती है कि कैसे नए लोगों को ये आप मैसेज देते हैं कि एक मनरेगा मजदूर भी चुनाव लड़ सकती है, पार्टी उसको लड़ा के जिता सकती है। पर ऐसी कुछ और पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी ये प्रयोग किए थे, कई ऐसे फर्स्ट टाइमर आए और चले गए। आम आदमी पार्टी का तो दौर ही था, लेकिन बीजेपी बहुत सस्टेन करती हुई पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है, वो व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। वहाँ तो एक आदमी का राज था नहीं, जिसको चाहते तो उठाया, जिसको हटाना था फेंक दिया। बड़े बड़े लोग उनको हटा के फेंक दिया उन्होंने। तो यहाँ है कि सिस्टम में जो भी काम करता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। और आपके यहाँ भी याद कीजिए कि जिस लड़के का मर्डर हुआ था, मुसलमान मारा था, उनके पिता जिसकी कवर्धा में मैं गया था उस जगह। हिंदू मुसलमान दो लड़कों की लड़ाई के बाद जो पिता का इंटरव्यू भी किया, बेचारे अभी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको पुश किया और लड़े और जीते। ठीक बात है। तो मतलब एक एग्जांपल सेट होता है। मैं दूसरा आपको बंगाल का एग्जांपल दिया, बावरी जो मनरेगा मजदूर थी, उसको चुनाव लड़ा। तो ये एग्जांपल समाज में सेट किया जाता है कि आप लोग प्रेरित हो। तो ये बीजेपी ही करती है। हम जैसे लोग अगर मतलब आप कहते हैं राजनीति में आना चाहिए, वो छवि तोड़नी चाहिए। बिल्कुल, देखिए नहीं आएंगे तो फिर आप शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आप कहेंगे कुछ खेल में मुझे जाना ही नहीं, और खेल जो खेल रहे हैं बड़े बुरा खेल रहे हैं यार। तो खेल में आइए ना, हिम्मत जुटाइए और आइए। कल हम कई दो पत्रकारों के मन में था, कहीं मैं अपने कॉन्क्लेव में था जी के, तो कई हमारे साथी हमसे प्रेरित होकर कहते मैं भी आना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल आइए, तय कीजिए, फैसला कीजिए, प्लान बनाइए, तब आइए। बिना प्लान के मत आइए। घर को देख लीजिए, घर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और आइए। वो आखिरी सवाल जो पहला पार्ट था, अब आपके इस फैसले से आपके इस 24 साल की कामकाज को सवालों के घेरे में लोग रखेंगे, शायद शुरू भी कर दिए हों। हो सकता है करें ना, लेकिन मैंने कहा ना कि कभी भी मैंने जानबूझकर, चाहे तो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, किसी को डेंट नहीं किया। मैंने अपनी स्टोरी किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया। और क्या वो बुरा नहीं लगता ऐसा पत्रकार की जब स्टोरियों पर सवाल होते हैं, खासतौर पर सिर्फ इस चश्मे से आप आज क्या कर रहे हैं, आपका तब का इंटेंट सवाल किया जाता है? हो सकता है ये सवाल उठाएं। मतलब देखिए, जब आप राजनीति में आ गए तो ये सारे राजनीति के पार्ट हैं, साम दाम दंड भेद। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी। इसके बाद मेरी राह उस ओर है और आपकी राह उस ओर है। आप पार्टी कार्यालय की ओर जाएंगे, मैं बिहार और घूमूंगा, लेकिन आप आइए। मैंने आपको गांव में इनवाइट किया। बिल्कुल, आपके गांव पर आकर, आपकी जमीन पर आकर वो तमाम जो बदलाव की स्टोरी आप कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं हम अपनी ओर से जरूर दे सकते हैं। और इस वीडियो के जरिए आप लोगों को पता चला होगा कि क्यों एक पत्रकार नेता बन गया और आगे की योजनाएं क्या हैं।
इनवाइट भी है, चुनौतियों का जिक्र भी है। रवि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अमर उजाला को अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पूरी चर्चा कैसी लगी हमको लिखकर जरूर बताइएगा। जिनको कभी इस ओर देखते रहे, आज इस रोल में देखना कैसा लगा वो भी इनको इनवाइट बताइएगा। करता आइए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया सर चल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।